दोस्तों अक्सर जब स्टॉक मार्केट बढ़ने लगता है तो लोग ये सवाल पूछने लगते हैं कि नेक्स्ट मल्टी बैगर कौन सा है, विच इज द नेक्स्ट मल्टी बैगर। लेकिन पूछना असली सवाल ये चाहिए कि मल्टी बैगर बनता कैसे है। यहाँ पे मेरी एक पर्सनल पोर्टफोलियो का स्टॉक है अशोक लेलैंड, जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ स्टडी पॉइंट के व्यू से। यहाँ पे किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि ये पास्ट हिस्टोरिकल मैं आपको रिकॉर्ड शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट प्राइस यानी कि एवरेज बाइंग प्राइस केवल 31 रुपये 81 पैसे की थी और ये करीब करीब 557% के आसपास रिटर्न्स देता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 5.5-6 गुना के आसपास है। अब आते हैं उस सवाल पर कि मल्टी बैगर बनता कैसे। अगर आपको इस सवाल का एक टुकड़ा जवाब भी समझ में आ गया तो आप भी मार्केट को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दोगे, क्योंकि अभी तक आप क्या करते आए हो, अभी तक आप जो चीजें हेडलाइंस में दिखती हैं आपको उन्हीं के पीछे भागते हुए आए हो। अब आप मार्केट को अपने नजरिए से देखोगे और कैसे कोई एक वीएस यानी कि सूर्यवंशी आगे चलकर वीके यानी कि कोहली बन जाता है, इस चीज को बाखूबी डिकोड कर सकोगे। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं किसी तरह के रिकमेंडेशन नहीं है। तो जहां तक बात होती है मल्टी बैगर की, तो मल्टी बैगर का सीधा सीधा मतलब, जैसे कि मैंने अशोक लेलैंड के केस में आपको दिखाया, जिस शेयर प्राइस पे आपने लिया है उसका डबल हो जाना या उससे 3 गुना 4 गुना जितना अपसाइड में जाना है जाना। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी चीज एक दिन सुपरस्टार बन जाती है, जैसे कि हमारे टाइटन बन चुके हैं, इन्फोसिस बन चुके हैं, एशियन पेंट्स बन चुके हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्राइटेरिया होता है फंडामेंटल्स का। अब फंडामेंटल्स तो ऑब्वियसली होता ही होता है, आप तो कहेंगे कि फंडामेंटल्स तो देखते ही हम, फंडामेंटल्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम मिस कर देते हैं। अब कई सारे अंडर 19 क्रिकेट टीम में खिलाड़ी हैं, लेकिन हमें एक ही नाम क्यों पता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि करंट अंडर 19 क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है तो आप नहीं बता पाओगे, लेकिन मैं अगर सूर्यवंशी के बारे में पूछूं तो आप पूरी की पूरी उसकी स्टैटिस्टिक्स निकाल के दे दोगे। तो जो सूर्यवंशी का स्टैटिस्टिक्स है या डाटा है वो क्या कह रहा है पिछले 4-5-6 सालों में, इनफैक्ट अभी तो वो 14-15 साल के ही हैं, लेकिन पिछले 4-5 सालों में उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट डाटा होता है ये देखने के लिए कि क्या आगे चलकर वो मिस्टर वी के जैसा बन पाएंगे या उनसे भी अच्छा बन पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ग्रोथ, लॉन्जेविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। केवल ग्रोथ और लॉन्जेविटी से काम नहीं चलता है। कई सारी कंपनियां हैं जो कि 15, 20, 25, 30 सालों से हैं लेकिन उसी प्राइस के आसपास पड़ी हुई हैं। यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसका एक बेहतर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आईटी इंडस्ट्री में आजकल तो वैसे बात हो रही है एआई की, ऑलमोस्ट सभी आईटी स्टॉक्स पिटे हुए हैं, लेकिन आईटी इंडस्ट्री में 2001 से लेके 2015-20 तक बहुत सारी कंपनियां, इनफैक्ट आप उंगलियों पे गिना सकते हैं, इन्फोसिस हो या विप्रो हो या टाटा एलएक्सआई वगैरह हो, इन सब की एक कंपाउंडिंग स्टोरी रही है पिछले 10-15-20 सालों में और इसी वजह से यहाँ पर मल्टी बैगर बनी। पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांड मोड की वजह से एक मल्टी बैगर बनी। आज इनफैक्ट आप गांव में भी जाएंगे तो आपको जो पेंट की दुकान होगी वहां पे मात्र 2 ब्रांड्स देखने को मिलेंगे और सबसे बड़े ब्रांड्स में से, मानिए कि आपको अगर वहां पे 5 अलमारियां रखी हुई हैं पेंट्स की तो 3-4 अलमारियों में तो एशियन पेंट्स ही देखने को मिलेगा। सो इससे हमें समझ में क्या आ रहा है, इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि कंपनी का ना सिर्फ बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है बल्कि उसकी ग्रोथ इंपॉर्टेंट होती है प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में। ठीक, इसके साथ ही साथ बिजनेस मॉडल, जब हम स्टडी करते हैं तो बिजनेस मॉडल स्केलेबल होना चाहिए। स्केलेबल का मतलब कि समय के साथ वो अपग्रेडेबल होना चाहिए। कल मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट था, मान लीजिए एक सिंपल सी घड़ी की कंपनी टाइटन की अगर हम बात कर लें, तो वो एक सिंपल सी घड़ी बनाते थे, लेकिन समय के साथ उनको बदलना पड़ रहा है और समय के साथ वो क्या अपग्रेड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में, क्या अपग्रेड करते हुए आए हैं इनफैक्ट पिछले 5, 10, 15 सालों में, ये स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई सारी ऐसी कंपनियां जो कि हमने फेल होती हुई देखी है बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है कंपनी की ओवरऑल सक्सेस। अगर कंपनी ग्रो भी कर रही है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यूज, लेकिन मैनेजमेंट वहाँ पे खराब निकला तो कंपनी अल्टीमेटली कोलैप्स कर जाती है। तो मैनेजमेंट की स्टडी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आपने तो वीडियो की शुरुआत में हमें बताया था कि मल्टीबैगर कैसे निकालते हैं, ये आप हमें बताओगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट की स्टडी या सेल्स का रिकॉर्ड या ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का रिकॉर्ड, यही मैं आगे डिस्कस करूंगा स्क्रीनर में। अब स्क्रीनर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, पॉइंट्स हैं, ये आप एक नोटबुक ले लीजिए और नोटबुक में नोट करके रखिए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि स्टॉक्स को मल्टीबैगर बनाने की राह पर आगे ले जाती हैं। अब यहाँ पे मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि इससे मल्टीबैगर ही निकलेंगे, ये स्टडी पर्पस से है, ये आपको देख के चलना होगा, ठीक है। सो मल्टीबैगर जब भी कोई चीज़ बनती है, कोई भी स्टॉक बनता है या हमारे सूर्यवंशी आगे चलकर वीके बनते हैं, तो मेगा ट्रेंड एक इम्पॉर्टेंट स्टडी पैरामीटर होता है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल आईटी में हमने देखा था आउटसोर्सिंग बूम देखा था, अर्बनाइजेशन जब हुआ हमारे देश में तो अर्बन कंजम्पशन बूम हमने देखा था, रियल स्टेट सेक्टर में हमने बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन एक तरह से रियल स्टेट बूम देखा, ज्वेलरी मार्केट में हमने एक तरह से फॉर्मलाइजेशन देखा। तो जब इंडस्ट्री एक ट्रेंड कैप्चर करती है तो रिटर्न्स एक्सप्लोसिव हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको लेके आ रहा हूँ अशोक लेलैंड के चार्ट पर। अब एज पर रेगुलेशंस ना हमने करंट प्राइस दिखाया यहाँ पे, ना हम 3 महीने पुराने प्राइसेस यानी कि पिछले 3 महीने के प्राइसेस डिस्कस करेंगे एज पर रेगुलेशंस, ठीक। आई होप आप मेरे साथ हैं, आप छोड़ के नहीं जाएंगे। बहुत लोग छोड़ के जा रहे हैं, वैसे भी दुख होता है, बट क्या कर सकते हैं, ये आपकी अपनी पसंद नापसंद है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बेस्ड ऑन दैट ही आप सब्सक्राइब करते हैं या चले जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 30-31 का अगर फिर से वापस जाएं देखें तो 31 रुपये 81 पैसे है। तो 31 रुपये 81 पैसे वही जुलाई अगस्त के टाइम फ्रेम में 31 रुपये 81 पैसे था। अब सबसे नीचे वाला पॉइंट हम नहीं पकड़ पाए थे, लेकिन हमें एक समझ में आ रहा था कि चीज़ें ऊपर जा रही हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोटिस करेंगे कि प्राइस यहाँ से आकर यहाँ तक गिरा था। अब अगर मैं देखूँ तो प्राइस जो है करीब करीब 80-81 रुपये से आके ये गया था करीब 20 रुपये के आसपास। उसके बाद से यहाँ पर 31-32 रुपये के आसपास की एवरेज बाइंग प्राइस निकल के आई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम में से बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं वो ये कि हम बाई कब करते हैं, यहाँ पे करते हैं या यहाँ पे करते हैं, हम ऊंचाई पर बाई करने की कोशिश करते हैं। अब सूर्यवंशी ऑलरेडी वीके बन जाएंगे, तो वीके के बाद तो कभी ना कभी तो रिटायरमेंट लेना है, राइट उनको, तो क्यों ना अभी सूर्यवंशी में निवेश किया जाए। अब वीके एक समय पर क्या था कि वीके की फॉर्म टेम्पररी गड़बड़ हो गई थी, तो कभी कभी क्या होता है कि वीके भी हमें एक अपॉर्चुनिटी दे जाते हैं। तो यहाँ पे सूर्यवंशी मान लीजिए वीके बन चुके और फिर फॉर्म गड़बड़ हो गई, तो इनफैक्ट वीके में भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख गई। तो डिपेंड करता है कि जो ऑलरेडी बड़ा बन चुका है वो फिर से गिर जाए तो वो हमें अपॉर्चुनिटी दे सकता है, या जो बड़ा बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है उसमें तो भाई अपॉर्चुनिटी है ही बड़ा बनने की, ठीक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनर पे जब हम क्वेरी रन करेंगे तो क्वेरी में ये पॉइंट भी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,22,000 करोड़ का है, तो जब हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो यहाँ पे मार्केट 6,000 करोड़ के आसपास रहा होगा। प्रिसाइसली कितना था कितना नहीं था उस पर हम डिस्कशन पे नहीं जा रहे, बट यहाँ पे मेरा अंदाजा है कि 6,000-6,500 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन रहा होगा। तो यहाँ पे भी छोटी चीज़ें हमें ढूंढनी है। छोटी चीज़ें का मतलब कि कंपनी छोटी होनी चाहिए, स्मॉल इन साइज बिग इन एस्पिरेशन, जैसा कि हमारे छोटे से हमारे सूर्यवंशी, बड़े से हमारे वीके बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं क्वेरी पे। तो स्क्रीनर की वेबसाइट पे क्वेरी हमने रन की है, आप भी चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने लिया है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 15%। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है उसको डिवाइड किया जाता है
एनुअल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो पैसा आप लगा रहे हैं उस पैसे को हम अर्निंग्स से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। तो बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ज़्यादा हो। अब रिटर्न ऑन इक्विटी हमने बोल दिया है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे रख लेना चाहिए। इट शुड बी ग्रेटर देन 12 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी ग्रेटर देन 12। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सेल्स ग्रोथ की बात कर रहे हैं, राइट। पिछले 5 सालों का सेल्स ग्रोथ ग्रेटर देन 10%। सेल्स ग्रोथ माने कि पिछले साल अगर 100 रुपये का सेल्स था तो इस साल 110 रुपये का हो, अगले साल 110 रुपये पे भी 10% ऐड ऑन करके हो, उसके अगले साल हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट हो, बट सेल्स आमतौर पे ऑन एन एवरेज 10% बढ़ती रहे। एंड डेट टू इक्विटी हम यहाँ पे रखेंगे लेस देन 1। अशोक लेलैंड के केस में डेट टू इक्विटी वहाँ पे 1 से ज़्यादा होता है मोस्टली, क्योंकि ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेट्स या लोन्स की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वहाँ पे रहते हैं, इसलिए सेक्टर वाइज अगर आप वहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको डेट टू इक्विटी चेंज करना पड़ सकता है। ठीक, तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी लेस देन 1 एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम जो है ग्रेटर देन 12। अब इस क्वेरी को अगर हम रन करते राइट, तो यहाँ पे करीब करीब 512 कंपनियां निकल के आ रही हैं। अब कंपनियों के नाम क्या है ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जानना है तो आप, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पे ये रन करेंगे तो ये सब आपको दिख जाएगा। ये अगेन किसी तरह के रिकमेंडेशंस बिल्कुल नहीं है। सो यहाँ पे इतनी क्वेरी हमने रन की तो 512 कंपनियां आ गई। अब 512 कंपनियों के एनालिसिस करने लगेंगे तो महीनों बीत जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जैसा कि अशोक लेलैंड के केस में देखा था हमने कि ये हुआ था राइट, सो हम ये पकड़ने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, डाउन फ्रॉम 52 वीक्स एंड डाउन फ्रॉम 52 वीक्स हाई, यहाँ पे ग्रेटर देन 30 कर लेंगे। इसको रन किया तो 234 कंपनियां हो गई और पीईजी रेशियो यहाँ पे हम कर लेंगे लेस देन 1। पीईजी रेशियो क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से अगर किसी का पीजी रेशियो 1 है तो उस 1 से कम है तो उसको अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में रखा जाता है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, इसको हमने रन किया तो यहाँ पे 160 कंपनियों के आसपास आ गई। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम छोटी, स्मॉल इन साइज बिग इन एस्पिरेशन, सूर्यवंशी आगे चलकर वीके वाला, राइट। तो हम क्या करेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए एंड बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 5000 करोड़ एंड ग्रेटर देन 500 करोड़। अब इसको अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे करीब करीब 63 कंपनियां निकल के आती हैं। अब बेसिकली 63 कंपनियों में भी जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे राइट, हमें क्या करना है, हमें और भी बहुत सारी स्टडीज करनी होती हैं, मैनेजमेंट को लेकर स्टडी करनी होती है, हमें यहाँ पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग कैसी है, कहीं प्रमोटर शेयर होल्डिंग में प्लेजिंग तो नहीं हो रखी, यहाँ पे एफआईआईज हैं, डीआईआईज हैं या नहीं। तो ये सब क्वेरीज भी आप चाहें तो, पैरामीटर्स भी चाहें तो ऐड करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और हमारे अशोक लेलैंड के एग्जाम्पल से भी आपको सीखने को मिला होगा। आप लोग में से कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि अपनी पोर्टफोलियो दिखाइए। देखिए, पूरी की पूरी पोर्टफोलियो तो नहीं दिखा सकते एक बार में, लेकिन धीरे धीरे हम ऐसे एक्सप्लोर आपको चीज़ें बताते रहते हैं कि हमने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कितने पे हमने बाय किया है और क्या हमारी ओवरऑल लर्निंग्स रही है। ये सब चीज़ें हम आपको धीरे धीरे रेगुलेशंस के दायरे में रहते हुए शेयर करते रहते हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हाँ, सीखने वालों के लिए डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उनको एक्सप्लोर करना ना भूलिए।